हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं प्रशांत तिवारी लक्ष्य के सीरीज के अंदर में आपको इंडेक्स और रिपोर्ट्स के सेशन करा रहा हूं और ये दोस्तों हमारा 5th लेक्चर है इसके अंदर में। और दोस्तों आपको पता है कि आपके करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर में, और स्टडी आईक्यू ने इसीलिए आपके लिए इनिशिएटिव लिया है कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर कर पाए करंट अफेयर्स के अंदर में। और उसके लिए दोस्तों एक रिवीजन प्लान होना जरूरी है, और वो रिवीजन आपको कौन करा रहा है? स्टडी आईक्यू करा रहा है दोस्तों। तो प्लीज आप इस चीज को याद रखिए, इन सेशंस को रेगुलर देखिए, और इन सेशंस के जो पीडीएफ आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं उनको अगर आप रिवाइज कर लेंगे, स्पेशली जो मैं अपने सेशन का अगर बताऊं, तो आप 1 या 2 क्वेश्चन गारंटी से सही कर आएंगे प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर में। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक हमने जो इंडेक्स है वर्ल्ड से रिलेटेड, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उनको हमने कर लिया। अब जो हम देखेंगे जो इंडिया के अंदर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स है, और देखिए 2 प्रकार के इंडेक्स होते हैं। एक इंडेक्स ऐसा होगा जो बहुत ज्यादा न्यूज में बना हुआ है, आप सभी के सभी उसको जरूर करके जाएंगे, लेकिन कुछ इंडेक्स ऐसे भी होंगे जो आपकी नजर से हट गए होंगे। तो उन इंडेक्स को, उन रिपोर्ट्स को लाने की कोशिश मैंने की है। तो सबसे पहली जो रिपोर्ट है दोस्तों, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स CVI। इस इंडेक्स के अंदर में दोस्तों भारत के डिस्ट्रिक्ट तक की मैपिंग की गई है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स वल्नरेबल हैं क्लाइमेट के। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, कहां पर सूखा आ सकता है, ड्रॉट आ सकता है, कहां पर साइक्लोन आ सकता है, कहां पर बाढ़ आ सकती है, कहां पर कौन कौन से डिजास्टर हो सकते हैं, अर्थक्वेक आ सकता है, भूस्खलन हो सकता है। ऐसे हमने मैप किया है डिस्ट्रिक्ट्स को। तो प्लीज इस रिपोर्ट को, इस इंडेक्स को याद रखिएगा। इस इंडेक्स को जो प्रिपेयर किया गया है, जो एनवायरमेंटल थिंक टैंक है, काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर, उन्होंने किया है। पहली बार ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमने जाके इसके अंदर में प्रिपेयर किया है। और अगर देखा जाए दोस्तों, तो इसमें क्या किया गया है, हमने वल्नरेबिलिटी असेसमेंट किया है, और इसको या फिर क्लाइमेट वल्नरेबल इंडेक्स भी बोला जाता है। और अगर देखा जाए दोस्तों, इसके अंदर में हमने पाया कि 640 से ज्यादा हमने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट को एनालाइज किया, और उसके अंदर में हमने पाया कि कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स, स्पेशली दोस्तों आसाम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और बिहार के ऐसे हैं जो वल्नरेबल हैं एक्सट्रीम इवेंट्स के। प्लीज इस चीज को याद रखिएगा, एक्सट्रीम इवेंट्स के वल्नरेबल हैं। तो अगर ये डिस्ट्रिक्ट्स के नाम याद रखने पड़े तो प्लीज इन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम याद रखिएगा, जैसे धेमाजी एंड नागांव, कहां पर? आसाम के अंदर में। खम्माम कहां पर दोस्तों? आपके तेलंगाना के अंदर में। गजपति कहां पर? उड़ीसा के अंदर में। विजयनगरम कहां पर? आंध्र प्रदेश के अंदर में। और सांगली दोस्तों महाराष्ट्र में। चेन्नई तमिलनाडु में। ये आपके सबसे ज्यादा मोस्ट वल्नरेबल क्लाइमेट से रिलेटेड क्या हैं, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। प्लीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। अब अगली जो रिपोर्ट है दोस्तों, ये आपके लिए एग्जाम के लिए अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2017 में जो रिपोर्ट आई थी उसके बेसिस पर ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हो सकता है आपसे 2021 में जो रिपोर्ट आई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। और वो क्वेश्चन, ये रिपोर्ट है क्या? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। भारत के अंदर में दोस्तों जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट एरिया, वो बढ़ रहा है, घट रहा है, कौन से स्टेट में बढ़ रहा है, कौन से स्टेट में घट रहा है, किस स्टेट के अंदर में सबसे ज्यादा है, किस स्टेट में सबसे कम है, ये सारी की सारी फाइंडिंग्स यहां पर हमें पता चलती हैं। तो इस रिपोर्ट को कौन रिलीज कर रहा है दोस्तों? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको रिलीज किया है। लेकिन ये प्रिपेयर किसके द्वारा किया गया, असेसमेंट किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? इस चीज को प्लीज याद रखिएगा, प्लीज प्लीज इस चीज को याद है, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है, और हर 2 साल में होता है। जैसे 2017 में हुआ, 2019 में हुआ, फिर अब 2021 में हुआ। ठीक है दोस्तों, और ये आपका बहुत समय से इस चीज शुरू आ रही है। अभी अगर देखा जाए तो 1987 से, 1987 से शुरू हुआ था,
और अभी जो है ये 17th पब्लिकेशन है इसकी, हर 2 साल में होता, प्लीज याद रखिएगा। अब इस बार के जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है उसकी कुछ खास बात है। खास बात सबसे पहली क्या है, पहली बार दोस्तों हमने टाइगर रिजर्व्स को इसमें इंक्लूड किया है एसेस करते टाइम पे, टाइगर कॉरिडोर्स को हमने इंक्लूड किया है और गिर फॉरेस्ट को हमने इंक्लूड किया है असेसमेंट करते टाइम। और इसमें कुछ खास बात हमें पता चली कि टाइगर रिजर्व और टाइगर कॉरिडोर, आपको पता है टाइगर रिजर्व पूरा जहां पे टाइगर्स को हम कंजर्वेशन करने के लिए, और टाइगर कॉरिडोर जहां से एक रिजर्व से दूसरी रिजर्व के अंदर में जाने का जो कॉरिडोर बनाया जाता है। तो आप यकीन मानिए अगर देखा जाए तो टाइगर कॉरिडोर्स के अंदर में जो फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज हुआ है, बट टाइगर रिजर्व्स के अंदर में फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ है। बहुत बहुत चिंताजनक बात है ये। तो प्लीज इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा, आपके टाइगर कॉरिडोर्स के अंदर में फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, बट आपके टाइगर रिजर्व्स के अंदर में डिक्रीज हुआ है। और अगर देखा जाए फॉरेस्ट कवर आपका इंक्रीज हुआ है कितने, 20 टाइगर रिजर्व्स के अंदर में इंक्रीज हुआ है, बट 32 टाइगर रिजर्व्स के अंदर में डिक्रीज हुआ है। अब यहां से दोस्तों एक तो ये फैक्ट पे आ सकता है। अब इस रिपोर्ट के अंदर में कई सारे टाइगर रिजर्व्स का नाम लिया गया, डायरेक्ट जिक्र किया गया। तो आपको पता है यूपीएससी के अंदर में टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क से क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि कौन से स्टेट से कौन सा बिलोंग करता है। तो आपको प्लीज ये चीज पता होनी चाहिए। जैसे बुक्सा कहां पर, वेस्ट बंगाल के अंदर में है। अन्नामलाई कहां पर, तमिलनाडु के अंदर में है। इंद्रावती रिजर्व कहां पर है, छत्तीसगढ़ के अंदर में है। यहां पर दोस्तों फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है इन टाइगर रिजर्व्स के अंदर में। अभी बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टाइगर रिजर्व्स की। तो इन टाइगर रिजर्व्स के अंदर में फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। बट दूसरी तरफ में देखा जाए आपका कावल तेलंगाना के अंदर में, भद्रा कर्नाटका के अंदर में, और सुंदरबन के अंदर में सबसे ज्यादा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। ठीक है दोस्तों, प्लीज इस चीज को याद रखिएगा। अब ऐसा भी कोई टाइगर रिजर्व, कौन सा टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है दोस्तों 97% का। प्लीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। अब हमने टाइगर रिजर्व वाला देख लिया। अब पूरे भारत के बारे में अगर देखें तो पूरे भारत के अंदर में दोस्तों फॉरेस्ट कवर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। आपका 1540 स्क्वायर किलोमीटर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। और अगर देखा जाए परसेंटेज के मामले में तो दोस्तों अब कितना हो चुका है हमारा, कितना 21.71%। 2019 के अंदर में जो निकला था डाटा उतना कितना था, हमारी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, जो ज्योग्राफी है पूरे भारत क्या है, पहले कितना था 2019 में 21.67% था। उतना हिस्सा फॉरेस्ट के अंदर में कवर था, लेकिन अब कितना हो गया 21.71%। प्लीज ये फैक्ट याद रखिएगा एग्जाम में। डायरेक्ट वैसे मैं फैक्ट याद करने को नहीं कहता, बट ये वाला फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब किस किस स्टेट के अंदर में इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, एक बार वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे ज्यादा अगर इंक्रीज कहीं कहीं पर हुआ है तो तेलंगाना में इंक्रीज हुआ है, आंध्र प्रदेश में इंक्रीज हुआ है, और उड़ीसा में इंक्रीज हुआ है। और 5 स्टेट नॉर्थ ईस्ट के अंदर में वहां पर डिक्रीज हुआ है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। यहां पर दोस्तों लॉस इन द फॉरेस्ट कवर। अब यहां से एक खास बात और देखिए, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, और नॉर्थ ईस्ट दोस्तों हमारे यहां की बायोडायवर्सिटी का कह लीजिए आत्मा है, बायोडायवर्सिटी की। वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट, और वहां पर फॉरेस्ट कवर का डिक्रीज होना ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। प्लीज इस फैक्ट को याद रखिएगा। अब दोस्तों किस स्टेट के अंदर में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, इसको 2 क्राइटेरिया से करेंगे। एक, कितना एरिया यानी कि कितने स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में है, सबसे ज्यादा कहां पर है। अब जिसकी एरिया ज्यादा बड़ा होगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, इनके अंदर में ज्यादा पॉसिबिलिटी है क्योंकि एरिया बड़ा है। लेकिन एक और क्राइटेरिया निकाला जाता है, परसेंटेज। ये एरिया चाहे जितना भी हो, लेकिन उस एरिया में से कितना परसेंट फॉरेस्ट कवर का है, उस हिसाब से भी स्टेट को हम काउंट करते हैं। तो 2 स्टेट से काउंट करते हैं, 2 तरीके से, एक एरिया के बेसिस। तो एरिया वाइज अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर में सबसे ज्यादा क्या है, लार्जेस्ट कवर है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, और फिर महाराष्ट्र है। ठीक है, लेकिन अगर परसेंटेज के बेसिस पर आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो प्लीज याद रखिएगा आपके यहां पर सबसे ज्यादा किसका है, परसेंटेज के बेसिस मिजोरम हो गया, फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर मेघालय है, फिर मणिपुर है, फिर नागालैंड है। प्लीज प्लीज प्लीज। और एक फैक्ट याद रखिएगा, मैंग्रोव्स आपको कह देंगे कंफ्यूज करने के लिए कि क्योंकि बाढ़ आई है, बहुत ज्यादा साइक्लोन आया तो मैंग्रोव्स कम हो गए, नहीं,
मैंग्रोव्स भी क्या हुए, बढ़े हुए। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? प्लीज इस रिपोर्ट को याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो इंडेक्स है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। दरअसल दोस्तों सिंपल सरल भाषा में समझाऊं, मेरे पास इंडिया का पासपोर्ट है, मैं कितनी कंट्रीज में बिना पहले मतलब बिना वीजा लिए डायरेक्ट पहुंच जाऊं, वीजा ऑन अराइवल अगर मुझे मिल जाए, उसके बेसिस पर क्या किया जाता है, उस पासपोर्ट की ताकत को अंदाजा लगाया जाता है कि किस पासपोर्ट के पास में कितनी ज्यादा ताकत है, किस कंट्री के पास में कितनी ज्यादा ताकत है कि वहां के पासपोर्ट को किन किन कंट्रीज ने एक्सेप्ट कर रखा है। तो प्लीज याद रखिएगा हेनली पासपोर्ट, ठीक है, यानी कि विदाउट प्रायर वीजा अगर आप डेस्टिनेशन में जा सकते हैं उसको ये किया जाता है। और अगर देखा जाए दोस्तों इसको कई साल मतलब रियल टाइम में इसको अपडेट करते रहते हैं, 199 कंट्रीज का इसमें डाटा निकाला जाता है। ग्लोबल रैंकिंग में अगर देखा जाए तो जापान हो गया और सिंगापुर हो गया, वो टॉप है इस पे, और जर्मनी और साउथ कोरिया दोस्तों वो जॉइंट सेकंड नंबर पर हैं। अब भारत के लिए क्या है दोस्तों, भारत के लिए अभी देखते हैं, लेकिन अफगानिस्तान दोस्तों और इराक वर्स्ट पासपोर्ट टू होल्ड है, प्लीज याद रखिएगा। और भारत की रैंकिंग दोस्तों अगर 2020 में देखी जाए तो कितनी थी, 84, 2016 में कितनी थी दोस्तों, 85। तो प्लीज याद रखिएगा, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, ठीक है। अब 2022 में देखा जाए तो कितनी रैंकिंग है, 83 है, यानी कि भारत की रैंकिंग क्या हुई है, धीरे धीरे इंप्रूव हुई है, प्लीज याद रखिएगा। 2016 से हम 2000 इसमें क्या है 2020 के अंदर में 84 पे आए, फिर अब 2022 में हम 83 पे आ गए। प्लीज याद रखिएगा, एग्जाम में कभी ये डायरेक्ट रैंकिंग आ जाए तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि भारत की रैंकिंग क्या है। ठीक है, चलें अब अगला देखते हैं, 4th एडिशन है किस चीज का, स्टेट हेल्थ इंडेक्स। यहां पर नाम क्या आ गया, स्टेट। अब आपको पता है भारत जो बना है कई सारे स्टेट्स है भारत के अंदर में, यूपी, बिहार, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो वहां पर हेल्थ सर्विसेज कैसी हैं, हेल्थ की सुविधाएं कैसी हैं, इनका इंडेक्स निकालता है कौन, नीति आयोग। दोस्तों प्लीज याद रखिएगा, नीति आयोग ने निकाला है और ये 4th एडिशन है दोस्तों, 4th एडिशन है, प्लीज याद रखिएगा। नीति आयोग के द्वारा और वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस से इसको निकाला जाता है। और इसमें एसेस क्या किया जाता है, देखिए अगर इसका नाम देखा जाए तो क्या है, हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया, यानी कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को ये क्या करता है, रैंक करता है उनके हेल्थ आउटकम के बेसिस पर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्लीज याद रखेंगे किसके द्वारा, नीति आयोग। नीति आयोग भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं, समय पर कई सारे स्टेट्स में कंपटीशन करवा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो स्टेट हेल्थ इंडेक्स क्या है, एनुअल टूल है जो एसेस करता है यूनियन टेरिटरीज को, स्टेट्स को दोस्तों। प्लीज याद रखिएगा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, 2017 से ही किया जा रहा है इसको। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, प्लीज याद रखिएगा। अगला जो है गुड गवर्नेंस इंडेक्स। गुड गवर्नेंस इंडेक्स दोस्तों, कौन सा स्टेट गवर्नेंस के मामले में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं ऑनलाइन प्रोवाइड करा रहा है, लोगों को जो सुविधाएं हैं वो एक्सेसिबल प्रोवाइड करा रहा है, ऐसा नहीं है कि उनको उसी सुविधा के लिए चक्कर कटवाते जा रहा है, एक टेबल से दूसरी टेबल पे जा रहा है, यानी कि सारी की सारी चीजें हम इसमें एनालाइज करते हैं गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अंदर में। तो प्लीज याद रखिएगा, गुड गवर्नेंस डे कौन सा होता है, पहले तो याद रखिएगा 25 दिसंबर को हम गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं, और इसी दिन दोस्तों हम गुड गवर्नेंस डे का इंडेक्स भी निकालते हैं, गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी निकालते हैं। किसके द्वारा निकाला जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांस। प्लीज याद रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस के अंडर में आता है, और इसके अंदर में स्टेट्स को रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है कि कहां पर कितनी अच्छी गवर्नेंस है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो अगर देखा जाए ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स को, और ये बाय एनुअल एक्सरसाइज होती है, स्टेट की कैटेगरी अलग होती है, यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी अलग होती है। तो अगर देखा जाए ग्रुपिंग के अंदर में देखा जाए तो 4 कैटेगरी ग्रुप थे। सबसे पहले तो गुजरात ने जो टॉप किया है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर वो हो गया, फिर अदर स्टेट्स में देखा जाए तो मध्य प्रदेश हो गया, फिर नॉर्थ ईस्ट वाले में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर यूनियन टेरिटरीज में देखा जाए तो दिल्ली हो गया। यहां पे आपको कंफ्यूज कर देंगे, कहेंगे चंडीगढ़ ने यूनियन टेरिटरी में टॉप किया है, पौंडीचेरी ने टॉप किया है, तो आप कहोगे नहीं, दिल्ली ने टॉप किया है ई गवर्नेंस के मामले में। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, आपको कंफ्यूज कर देंगे कि चंडीगढ़ वगैरह के बारे में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, चलें अगली रिपोर्ट देखते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार मार्क कर लो। लीड्स। लीड्स का मतलब क्या दोस्तों, लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान लेकर जाना है तो आप कितना इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, वहां पर कैसी सुविधाएं हैं, रोड के, रेलवे के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, चेकिंग का,
पैसेज का, सारी चीजें, लीड्स, प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। किसके द्वारा रिलीज किया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। लीड्स, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। यानी कि यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में कंपटीशन कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं वो क्या करें, इनहांस करें, कि जिससे वहां पर लॉजिस्टिक सपोर्ट क्या हो, इंक्रीज हो, ज्यादा फास्ट हो, ज्यादा स्मूथ हो। तो प्लीज याद रखिएगा, अपने लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। और जैसे की इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जैसे मान के चलिए मैंने आपको बताया, रोड हो गई, रेलवे हो गया, हाईवेज हो गए, वेयर हाउसिंग हो गया, वहां पर डाटा, मतलब क्या नाम है, वहां पर कितने फास्ट आपको टोल पर जाने को मिलता है, मतलब मान के चलिए वेयर हाउस कितने हैं, स्टोरेज, सामान की सारी की सारी चीजें, ठीक है। चलें, तो इसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट जो रैंकिंग है वो याद रखिएगा, गुजरात, हरियाणा और पंजाब ये टॉप परफॉर्मर हैं। प्लीज याद रखिएगा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा, जो टॉप पर कौन है, गुजरात है, और पिछले 3 साल से लगातार वो टॉप पर आ रहा है, टॉप रैंकिंग पर रह रहा है। और जम्मू कश्मीर, जो अगर देखा जाए नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन और हिमालयन रीजन को मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया है, उसके अंदर में जम्मू कश्मीर क्या कर रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, ठीक है। प्लीज याद रखिएगा। अगला जो इंडेक्स है, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स। बेयर नेसेसिटीज कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जीवन व्यापन के लिए नेसेसरी है, उनका होना, जैसे पानी हो गया, पानी नल से आ रहा है या नहीं आ रहा, स्कूल है, अवेलेबल है या नहीं है, नॉर्मल हेल्थ केयर सेक्टर के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है या नहीं है। तो इन सबको एनालाइज करने के लिए स्टेट्स के अंदर में, यूनियन टेरिटरीज के अंदर में क्या किया गया, इकोनॉमिक सर्वे। आपको पता है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर में द बेसिक नीड्स को डिफाइन किया गया, पहले नीड्स को डिफाइन किया गया, फिर उसके आधार पर कौन कौन से स्टेट्स में ये सुविधाएं हैं या किन स्टेट्स में सुविधाएं नहीं हैं, उसके हिसाब से इंडेक्स निकाला गया दोस्तों। प्लीज याद रखिएगा, जैसे मान के चलिए क्लोथिंग, फूड, शेल्टर, वाटर, सैनिटाइजेशन, ये सब क्या है, नेसेसरी है दोस्तों। और ये नेसेसरी इसलिए है कि अगर ये चीजें नहीं होंगी तो आने वाले समय में कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। तो उसको रोकने के लिए क्या है, ये बेसिक नीड्स है। और इसको क्या किया जाता है, एक तरीके से ये किसके द्वारा, डाटा किसके द्वारा कंपाइल किया जाता है, जो डाटा आपको मिलता है एनएसओ का, उसको कंपाइल करके फिर ये इंडेक्स निकाला जाता है। और प्लीज मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये इंडेक्स जो है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर में आया था, प्लीज याद रखिएगा, ठीक है, प्लीज याद रखिएगा। तो इसके अंदर में रूरल, अर्बन, इंडिया लेवल पर तीनों कैटेगरी के अंदर में क्या किया गया, चीजों को एनालाइज किया गया है। और उसके बाद में देखा जाए तो अगर यहां पर देखा है 2000, तो अगर आप देख लें तो हमारे स्टेट के कौन कौन से हैं, जैसे पब्लिक गुड्स कैसे मिलता है, प्राइवेट गुड कैसे अवेलेबल है, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें, बस इसके अंदर में मेरे को जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये लगा कि आप ये एक तो डायमेंशन याद रखिएगा, एक वाटर, सैनिटाइजेशन, हाउसिंग, माइक्रो एनवायरमेंट एंड अदर फैसिलिटीज, प्लीज याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, प्लीज याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत के अंदर में किन किन स्टेट के अंदर में इनोवेशन ज्यादा हो रहा है, इनोवेशन के अंदर में कौन कौन से स्टेट्स अच्छा परफॉर्म कर, इनोवेशन का मतलब क्या, कहां पर ज्यादा पेटेंट फाइल हो रहे हैं, कहां पर ज्यादा पीएचडी में एनरोल कर रहे हैं, कहां पर स्टार्टअप्स क्या कर रहे हैं, अपने आप को एनरोल कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें, ये डाटा को कंपाइल किया जाता है, फिर उसके हिसाब से अलग अलग स्टेट्स की रैंकिंग बताई जाती है। अच्छा देखिए, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो स्टेट के बीच में कंपटीशन हो रहा है, ये एक्चुअली दोस्तों कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है। यानी कि आप स्टेट्स आपस में कंपीट कर रहे हैं, किस लिए, कि लोगों को अच्छी सुविधाएं पहुंचाई जाए, वेलफेयर किया जाए किसका, सिटीजंस का। तो इसलिए दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट, और आजकल नीति आयोग तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम जहां पे भी नीति आयोग आ जाए उसको याद करके चले जाना। तो किसके द्वारा, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा प्रिपेयर किया गया। और इसमें दोस्तों पहली दोबारा, मतलब मान के चलिए या फिर कह लीजिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किसने किया है, कर्नाटका ने किया है। तो कर्नाटका ने टॉप पोजीशन मेजर जो स्टेट्स हैं उनके अंदर में हासिल करी है, प्लीज याद रखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि अलग अलग स्टेट्स को ये इंसेंटिवाइज किया जा रहा है या मोटिवेट किया जा रहा है कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करिए। वहां पर अगर कोई मान के चलिए कोई
रोड ब्लॉक है या फिर मान के चलिए कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण में ये चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो आप उनको सॉल्व करिए, पॉलिसी मैकेनिज्म ऐसे लाइए, ऐसे लॉ बनाइए जो लोगों को मोटिवेट करे कि आप ज्यादा से ज्यादा पेटेंट को करिए, लोगों को पेटेंट के बारे में अवेयर करिए। तो सारी की सारी चीजों से रिलेटेड ये क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर में देखिए अगर कितने पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, एनरोलमेंट इन इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें आपके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितना R&D में हो रहा है, पेटेंट कितने फाइल हो रहे हैं, कितने इंटरनेट सब्सक्राइबर हैं, FDI इनफ्लो कितना है, ये सारी की सारी चीजें क्या की जाती हैं, उसके बेसिस पर ये अंदाजा लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाया गया, नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग, जहां पर भी नीति आयोग आ जाए उसको जरूर याद रखिएगा। अगली जो है दोस्तों, ये भी नीति आयोग है। आप सभी को पता होगा कि भारत के अंदर में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना लागू की गई, जिसके अंदर में हमने इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया किसको, गरीब लोगों को, और जो अमीर लोग हैं वो प्राइवेट से इंश्योरेंस कवर तो खरीद लेते हैं। तो इस रिपोर्ट के अंदर में ये एनालाइज किया गया कि जो मिडिल क्लास इनकम ग्रुप है वो ना गरीब में आ रहे हैं ना वो अमीर हैं, अमीर होते तो अपने आप खरीद लेते, गरीब हैं, गरीब होते तो गवर्नमेंट सुविधा दे देती, यानी कि वो हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज है उसमें मिसिंग है। और दोस्तों इसी रिपोर्ट को आधार बना के इस समय प्रेजेंट गवर्नमेंट विचार कर रही है कि क्यों ना प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का जो विंडो है उसको बढ़ा दी जाए, उसका जो बेस है उसको इंक्रीज कर दिया जाए। प्लीज इसको याद रखिएगा, मिसिंग मिडल, ये किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इस रिपोर्ट में पाया गया क्या, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया है, और इसके अंदर पाया गया कि एटलीस्ट 30% पॉपुलेशन जो है दोस्तों वो मिसिंग है, जिनको ना कोई फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है हेल्थ से रिलेटेड, ना कोई इनको सुविधाएं मिल रही हैं। आयुष्मान भारत नो डाउट, लेकिन वो गरीब को कर रहा है, अमीर अपने आप अफोर्ड कर रहे हैं, लेकिन ये जो है जो ऑलमोस्ट मिडिल इनकम ग्रुप है उनके पास में दोस्तों कोई भी सुविधाएं अवेलेबल नहीं है। तो उनके लिए भी क्या है, हमें सुविधाएं प्रोवाइड करानी चाहिए, और इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम भी कर रही है। तो प्लीज नीति आयोग को याद रखिएगा। ठीक है, अगली जो रिपोर्ट है दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, RBI, याद रख लेना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो RBI के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है, अभी 23rd आया, फिर अभी रिसेंटली 24th भी आ गया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। प्लीज याद रखिएगा, यह असेसमेंट किया जाता है कि भारत के अंदर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, बैंक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी हो रही है, अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो कैसी हो रही है, यानी कि कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है। तो इस रिपोर्ट को कौन परफॉर्म करता है, कौन निकालता है, RBI निकालता है। आपको कंफ्यूज कर देंगे किसके थ्रू, IMF के थ्रू, वर्ल्ड बैंक के थ्रू। तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं, ये किसके द्वारा निकाला जाता है, RBI के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे जो इंडेक्स और रिपोर्ट्स के जो सेशन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगता है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, हर जगह कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी सुविधा आपके लिए अवेलेबल हूं। और एक और चीज दोस्तों, आपका प्रीलिम्स का एग्जाम नजदीक आ रहा है, और मैं आपको यही कहूंगा कि आप बहुत अच्छे से खुल के जाइए एग्जाम देने के लिए, टेंशन नहीं लेना, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, और अगर अभी टेंशन हो रही है तो इसका मतलब समझ लो आप सभी के सभी नॉर्मल हो, क्योंकि इस बार जो टॉप करने वाला है ना वो भी टेंशन ले रहा है, तो इसलिए बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर, टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।